नमस्कार। तो जब कोई क्वेश्चन आपके सामने हो और आपको एक फंक्शन सोचने की ज़रूरत हो, तो किस तरीके से सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस क्या है? और क्या एग्ज़ाम में कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स या जो कंडीशंस है उसके अनुसार अगर फंक्शन सोच लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। आज इसी तरह के कुछ CSI या नेट और गेट के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा सेशन है, तो चलिए गो थ्रू होते हैं। यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 5वां भाग है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है इस यूट्यूब चैनल पे, तो निश्चित तौर पे एक बार जाके आप प्लेलिस्ट को देख लें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोशिश से मंजिल तक का 6ठा भाग है ये। 5 भाग पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं इस चैनल पर। और देखिए 2016 में एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि अगर PZ और QZ दो कॉम्प्लेक्स नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, और डिग्री m और n रिस्पेक्टिवली, यानी कि PZ का डिग्री अगर m है तो QZ का n है, रिस्पेक्टिवली कर रहा है तो PZ का m और QZ का n ही लेंगे। तब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ PZ बराबर PZ इंटू QZ काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी इज व्हाट। अब यहां पे विथ मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर 2 बार रिपीट होगा ना तो उसको 2 रूट गिनेंगे। अभी एक देख लेते हैं। तो देखिए अब इस तरह के सवाल में जो है, जैसे अब यहां पे PZ, अब आप क्या कीजिएगा कि m डिग्री का कोई पोलिनोमियल लिखिएगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि P ऑफ Z बराबर Z-1 का होल स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए ये जो है पोलिनोमियल है ही, m बराबर 2 ले लिए सिंप्लिसिटी के लिए। अब Q ऑफ Z बराबर मान लीजिए कि Z क्यूब अगर हम ले लेते हैं यहाँ, तो अब इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं इस एग्जाम्पल से, और उसी को फिर जनरलाइज करके ऑप्शन में टिक कर देंगे। ठीक है, हालांकि ये जो तरीका है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ही है, लेकिन सही है। अब यहां से आप क्या कीजिए कि P ऑफ Z और Q ऑफ Z को इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो P ऑफ Z आपका क्या है, Z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, और अब ये क्या P ऑफ Z फिर से, तो Z-1 का होल स्क्वायर, और Q ऑफ Z आपका क्या है, Z क्यूब। यहां पे देखिए P ऑफ Z इज इक्वल टू P ऑफ Z इंटू Q ऑफ Z। अब यहां से Z-1 का होल स्क्वायर एंड माइनस Z-1 का होल स्क्वायर इंटू Z क्यूब बराबर कितना, 0। अब आप क्या कीजिए कि Z-1 का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लीजिए। अब Z देखिए 2 की तरह लिखा गया। अब क्या कीजिएगा, ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें होते रहती है ना, गलत लिखाना ज़्यादा टेंशन देता है इसमें। तो यहाँ पे मैं Z-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Z क्यूब बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पे Z-1 का होल स्क्वायर है, दोनों को दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0, तो Z बराबर 1,1 आ जाएगा। और 1 माइनस Z क्यूब को 0 कीजिएगा तो Z बराबर क्या क्या आएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लिसिटी के साथ गिनना था। ठीक है, तो जैसे 1 देखिए 3 बार रिपीट किया है, तो इसको हम बोलेंगे 3 रूट, और 2 ठो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो 3 2 कितना हो गया, 5 रूट हो गया मल्टीप्लिसिटी के साथ। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पे कितना, 3 2 5 हो गया। तो अब देखिए m बराबर हम लिए थे 2 और n बराबर लिए थे 3, तो यहां पे रूट कितने मिल गए, 5। मल्टीप्लिसिटी के साथ जो रूट मिले उसकी संख्या कितनी है, 5। 3 गो 1 और 2 ठो इमेजिनरी नंबर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आप लोग जानते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 क्यूब रूट ऑफ इट। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर m और n डिग्री का 2 पोलिनोमियल लेंगे और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स अगर इस इक्वेशन का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो C आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है यह गेट 2013 का है। इसमें f एक एंटायर फंक्शन दे दिया गया था C पे। हमने पहले ही बोला था कि फंक्शन को आपने सोचना है, और मॉड f ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 100 इंटू लॉग मॉड z, इस तरीके से है।
फॉर इच जेड विथ मॉड जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये सब कंडीशंस है। अब भैया फंक्शन सोचे तो सोचे कैसे, मतलब किस तरीके से? तो यहां पे देखिए ये जो चीज है ना, यही आपका मास्टर पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट है। एफ ऑफ आयोटा बराबर 2 आयोटा, ठीक है। तो एफ ऑफ आयोटा बराबर 2 आयोटा यहां पे गिवन है। आपको एक एफ ऑफ जेड सोचना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये भी होता है एफ ऑफ आयोटा बराबर 2 आयोटा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि मान लीजिए कि एफ ऑफ जेड बराबर 2 आयोटा ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जिसका आउटपुट जो है वो हमेशा 2 आयोटा होता है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। अब बाकी जो कंडीशन है उसको भी चेक कर लीजिए, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो उदाहरण के तौर पे इस एग्जांपल से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे देखिए मॉड एफ ऑफ जेड, तो मॉड एफ ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू 100, यहां पे log mod z, तो mod z एक बार फिर क्या 2 आ जाएगा, और log 2 का वैल्यू आई थिंक 0.3010 होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 30 के आसपास आ जाएगा, और 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो होता ही है, तो सेटिस्फाई कर गया। और यहां पे ये भी कंडीशन है कि mod z जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो 2 का वैल्यू आपका जो है यहां पे 0.3010 है, लॉग का बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो डेफिनेटली ई या 10 लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और उस केस में 2 से अधिक कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये जो कंडीशन है ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो एफ ऑफ जेड बराबर 2i जो है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है ना। इस कंडीशन से भी इसको कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही है। तो एफ ऑफ जेड बराबर 2 आयोटा को ही अगर हम एक फंक्शन मान लें जो कि ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शन है, तो अब आप जेड के जगह पे कुछ भी रख दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? 2 आयोटा। तो इट मस्ट बी 2 आयोटा। तो बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है इसमें भी चीजें सोचने वाली ही है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एफ आपका नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है। ये होलोमॉर्फिक दे दिया तो ये सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होलोमॉर्फिक का मतलब ही है एनालिटिक फंक्शन, और किसमें? तो यूनिट डिस्क जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1, इसमें, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ 0 बराबर 1, फिर इस कंडीशन को पकड़ लीजिए, और इस कंडीशन को पकड़ के यू हैव टू थिंक अबाउट अ फंक्शन जो कि होलोमॉर्फिक हो, नॉन कांस्टेंट हो, और इस यूनिट डिस्क में होलोमॉर्फिक हो, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ 0 बराबर 1 है, ठीक है, एफ ऑफ जेड, और यहां पे आपको क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 बराबर 1 चाहिए, आपको 0 पे 1 चाहिए, और वह एनालिटिक फंक्शन भी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगा। एफ ऑफ जेड बराबर जेड प्लस 1 अगर ले लेते हैं तो एफ ऑफ 0 बराबर 1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यह जो है एनालिटिक यानी कि होलोमॉर्फिक भी है इस यूनिट डिस्क में। तीसरी बात, यह नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जेड इन द यूनिट डिस्क सच दैट मॉड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। इस यूनिट डिस्क में इनफाइनाइटली मेनी ऐसे जेड होंगे जिससे कि मॉड एफ ऑफ जेड बराबर 1 हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं मॉड एफ ऑफ जेड। तो मॉड एफ ऑफ जेड बराबर 1 जब आप करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? मॉड जेड प्लस 1 बराबर 1, और यहां से मॉड जेड प्लस 1 ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो यह एक यूनिट सर्कल के तौर पे यहां पे हम देख सकते हैं -1,0 x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 0 इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और इसका रेडियस ये, ठीक है। तो यहां से देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन जेड फॉर विच यूनिट डिस्क दिस इज गोइंग टू हैपन।
तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि मॉड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 को यूनिट डिस्क है यहां पे, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, इजंट इट। तो यहां से ये बात सही आ गया। तो जिसमें है कि ओनली फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जो फंक्शन लिया है एफ ऑफ जेड बराबर जेड प्लस 1, तो यहां पे आप जेड कुछ भी रखेंगे तो आउटपुट के तौर पे आपको उससे एक ज्यादा वैल्यू मिलेगा। इससे क्लियर है क्या कि यह जो फंक्शन है यह बाउंडेड नहीं है, बल्कि यह एक अनबाउंडेड फंक्शन है। दूसरी बात, कहता है कि एफ हमेशा रेशनल फंक्शन होगा क्या? तो नहीं, रेशनल फंक्शन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि अगर आप एफ ऑफ जेड बराबर एक एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर जेड के बारे में सोचें, ठीक है, तो ई टू दी पावर जेड के बारे में सोचें, तो ई टू दी पावर जेड भी आपका जो है नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है इसमें, है ना, बीइंग एंटायर। इसमें आपका क्या हो जाएगा, होलोमॉर्फिक हो जाएगा, ये नॉन कांस्टेंट भी है। एफ ऑफ जीरो इसमें भी कीजिए तो ये भी 1 हो जाता है, ये भी एक अनबाउंडेड फंक्शन है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे f जो है ये आपका रेशनल फंक्शन ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वह एक इरेशनल फंक्शन भी हो सकता है एफ ऑफ जेड बराबर ई टू दी पावर जेड के तौर पे। तो आज हमने क्या देखा, तो इसलिए ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्या देखा कि कुछ फंक्शंस को सोच करके आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, है ना। कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन और उससे रिलेटेड जो बातें हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में निश्चित तौर पे उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो निश्चित तौर पे कमेंट कीजिए। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक बार जाके सारे प्ले लिस्ट देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।